जय हिंद दोस्तों। देखिए, सरकारी स्कूल में आप सभी ने क्लर्क जरूर देखा होगा, जिसका काम पढ़ाना नहीं होता है। क्लर्क पढ़ाता नहीं है। क्लर्क क्या करता है, अपना ऑफिस में बैठता है और ऑफिस में काम करता है। जितना भी स्टूडेंट का डेटा होता है, जैसे कि एडमिट कार्ड देना, एग्जाम का फॉर्म फिलअप का सारा डेटा मैनेज करना, साथ ही साथ कौन सा फाइल कहां पर है, स्टूडेंट का फाइल देखना, टीचर का फाइल देखना, कंप्यूटर में डाटा को एंट्री करना, कब कौन सा नोटिस आता है ऊपर से उस नोटिस को देखना, कब छुट्टी है, कब क्या है, नोटिस बोर्ड में चिपकाना, ये सारा काम क्लर्क करता है। इसके अलावा प्रिंसिपल बोलते हैं कि जिला ऑफिस से ये लेटर आया है, आप जवाब बना के भेजिए, प्रखंड ऑफिस से ये लेटर आया है, आपको इसको जवाब देना है, कौन टीचर कब एब्सेंट है, कौन टीचर ड्यूटी में है, कितने स्टूडेंट का फॉर्म भराएगा, कितना स्टूडेंट परीक्षा देगा, किसका क्या रिजल्ट हो रहा है, एनुअल एग्जाम कब है, फाइनल कब है, यही सब दोस्तों उसका काम रहता है। मतलब एक स्कूल में पढ़ाने के अलावा ऑफिस में जितना भी तरह का काम होता है ये क्लर्क ही करता है। तो उसी क्लर्क के लिए दोस्तों अभी नया वैकेंसी निकल आया है। केंद्र सरकार ने इस भर्ती को जारी किया है, तो पूरे भारत के विद्यार्थी फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट A to Z जानकारी दूंगा। ऐसी भर्ती बहुत कम देखने को मिलती है, इसलिए ऐसी वैकेंसी को आपको बिल्कुल भी छोड़ना नहीं है। क्योंकि देखिए इस पे कितना फायदा है, एक तो दौड़ नहीं है, हाइट नहीं है, चेस्ट नहीं है, डिफेंस का ये जॉब नहीं है, सिंपल सी भर्ती है। सिविल स्कूल में कौन नौकरी नहीं करना चाहेगा, सबका सपना होता है कि स्कूल में कोई एक नौकरी मिल जाए, भले भले टीचर का मिले या फिर क्लर्क का मिले, बहुत बढ़िया पोस्ट होता है। तो देखिए हम आपको बताते हैं। तो सबसे पहले समझो कि ये वैकेंसी आखिर आया कहां से। EMRS जूनियर सेक्रेटरिएट वैकेंसी 2025 की मैं बात कर रहा हूं। सबसे पहले मैं आपको यह बता देना चाहूंगा कि आखिर ये EMRS होता क्या है, आखिर ये क्या है, कौन सा विभाग है। तो देखिए, भारत सरकार जनजातीय मंत्रालय, जिसको बोलते हैं ट्राइबल मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल्स, उसके अंतर्गत यह विभाग आता है। जो कि दोस्तों ये एक स्कूल है। जैसे कि आप नवोदय देखते हैं पूरे भारत में केंद्र सरकार की है, जैसे कि केंद्रीय विद्यालय देखिए पूरे भारत में केंद्र सरकार के लिए, उसी तरह से ये EMRS क्या है, एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल। इसको क्या बोलेंगे, एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय, जिसमें दोस्तों क्लर्क की नई भर्ती निकल के आ गई है। ऐसे तो बहुत तरह का पोस्ट आया है, लेकिन अलग अलग पोस्ट के बारे में हम आपको बताएंगे। ये वैकेंसी हम स्पेशल बना रहे हैं इसके लिए, क्लर्क वाले पोस्ट के लिए। तो इस विद्यालय का मेन उद्देश्य यह है कि जितने भी जैसे कि अनुसूचित जाति और आदिम जनजाति के विद्यार्थी होते हैं, जो ट्राइबल स्टूडेंट हैं, उनकी शिक्षा को आगे बढ़ाना, उनको अच्छा एजुकेशन प्रोवाइड करना। इस स्कूल में केवल ST विद्यार्थी पढ़ते हैं, मतलब केवल ST और प्रिमिटिव जो जनजाति है, जनजाति विद्यार्थी, वही लोग पढ़ते हैं। मतलब उनको अच्छा गुणवत्ता पूर्वक शिक्षा प्रोवाइड करना, इस तरह से इनका काम होता है। ठीक है, तो ये दोस्तों विद्यालय में भर्ती है, काफी बढ़िया है, केंद्र सरकार की नौकरी है और हर राज्य में इसका स्कूल है, आपको पता होगा, तो आपको नजदीक ही पोस्टिंग मिलेगा, तो घबराने की जरूरत नहीं है। तो देखिए इसी में भर्ती निकल के आ गया है। भारत सरकार यानी केंद्र सरकार की यह भर्ती है। सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में आप आओगे, है ना। आपको नौकरी कौन दे रहा है, आपको केंद्र सरकार दे रही है, कोई राज्य सरकार आपको नहीं दे रही है। देखिए, लेकिन सब राज्य में इसका स्कूल है। जैसे कि आप देखिए कस्तूरबा स्कूल है ना हर जगह, जैसे कि नवोदय स्कूल है ना हर जगह, जैसे केंद्रीय विद्यालय है ना हर जगह, उसी तरह से ये भी एक केंद्र सरकार द्वारा संचालित स्कूल है, जो किसके लिए है, ST विद्यार्थियों के एजुकेशन के लिए है। समझ में आ गया। देखिए अब बात करेंगे पोस्ट की बात दोस्तों। तो पोस्ट इस पे क्या है, JSA। JSA का मतलब होता है जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट। दोस्तों SSC CHSL भर के आप यही बनते हैं, लेकिन आपको यहां डायरेक्ट बनने का मौका मिल रहा है। इंटर लेवल का हर राज्य में भी क्लर्क का भर्ती आता है, तो ये दोस्तों स्कूल का क्लर्क का भर्ती है, तो भरना है आपको। टोटल सीट का बात करेंगे दोस्तों, तो देखिए टोटल पोस्ट इस पे बात करेंगे तो 7700 लगभग सीट है, लेकिन उसमें से सब सीट आपका क्लर्क का नहीं है। कुछ कुछ पोस्ट प्रिंसिपल का है, कुछ कुछ पोस्ट टीचर का है, कुछ कुछ लाइब्रेरियन का है, कुछ कुछ लैब अटेंडेंट का है, कुछ कुछ हॉस्टल वार्डन के लिए है। लेकिन आज के इस वीडियो में केवल मैं आपको बताऊंगा क्लर्क के बारे में, है ना। तो क्लर्क का कितना पोस्ट है आप यहां पर देख लीजिए दोस्तों। अब देखिए योग्यता कौन कौन भर सकता है।
12th पास यदि आप हैं तो आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। अब आप पूछेंगे कि सर आर्ट्स चलेगा कि साइंस चलेगा कि कॉमर्स चलेगा, तो देखो मेरे भाई सभी फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तीनों स्ट्रीम के विद्यार्थी, लड़के भी भर सकते हैं, लड़कियां भी फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। और फॉर्म भरने में कोई भी परसेंटेज ऑफ मार्क्स का रिक्वायरमेंट नहीं है कि 60% चाहिए, 80% चाहिए, 90% चाहिए, ऐसी कोई जरूरत नहीं है। कितनों भी परसेंटेज है आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। पूरे इंडिया के स्टूडेंट फॉर्म भरेंगे, भले आप जैक बोर्ड है, बिहार बोर्ड है, राजस्थान बोर्ड, सीबीएसई, आईसीएसई, कोई भी बोर्ड है, सब चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, लड़के भी भरेंगे और लड़कियां भी फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वेतन की बात करेंगे दोस्तों, वेतन 35,400 से लेकर के 1,12,400 के बीच आपका स्टार्टिंग सैलरी रहेगा। और अभी आपको पता है कि केंद्र सरकार में 8वां वेतन भी लागू हो रहा है, तो जैसे ही इस पे 8वां वेतन लागू हो जाएगा तो आपका सैलरी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। तो अभी जो आपका स्टार्टिंग सैलरी रहेगा आपका इन हैंड लगभग दोस्तों 44 के प्लस रहेगा। प्लस में आपका टीए, डीए, एचआरए, मतलब जितना भी तरह का भत्ता होता है, जैसे कि यात्रा भत्ता हो गया, आपका जैसे आवास रहने का भत्ता हो गया है ना, उस तरह से अन्य भत्ता मिलता है। तो लगभग 250 मान के चलो ना, आराम से आपका स्टार्टिंग सैलरी 1-2 साल के अंदर आपको मिलना चालू हो जाएगा। और हाँ, इस पे लेवल 6 का आपको सैलरी मिल रहा है। कौन सा सैलरी है? लेवल 6 का सैलरी आपको मिल रहा है। लेवल 1 सबसे लो सैलरी होता है। आप सोचो आपको लेवल 6 का सैलरी मिलेगा, तो काफी बढ़िया पोस्ट है। और हां दोस्तों, एक बात हम आपको बता देना चाहेंगे, इस वैकेंसी में कंपटीशन बहुत कम रहेगा। अब कंपटीशन क्यों कम रहेगा, एक पॉइंट इस पे छिपा हुआ है, जो कि वीडियो के लास्ट में हम आपको बताएंगे। ध्यान से अंत तक देखिए जाइए। यदि आप इस पॉइंट को पकड़ लेते हो तो आप समझो कि आप इस पे नौकरी ले सकते हो। इस पे कंपटीशन जो है बहुत कम रहेगा। आप खुद बोलोगे लास्ट में कि सर हां आपने सही बोला, इस पे कंपटीशन बहुत कम है। तो देखो मैं आपको बताता हूं। एज का बात करेंगे दोस्तों, तो देखिए मैक्सिमम एज मांगा है 30। कितना है? मैक्सिमम। अधिकतम उम्र आपका 30 से ज्यादा नहीं होना चाहिए यदि आप जनरल हैं। ठीक है, यदि आप जनरल विद्यार्थी हैं तो 30 प्लस आपका एज नहीं होना चाहिए, 30 के अंडर ही होना चाहिए, मतलब 30 भी है तो भी चलेगा। यदि आप ओबीसी हो तो 3 साल आपको उम्र में छूट मिलेगा। इसके अलावा यदि आप एससी एसटी विद्यार्थी हो तो आपको 5 साल का उम्र में बढ़िया छूट मिल रहा है। तो जनरल का हो गया अधिकतम 30, ओबीसी का हो गया 33 मतलब 33, और एससी एसटी का हो गया 35 मतलब 35। समझ में आ गया? ये हो गया उम्र का सीमा। अब हम आपको बताते हैं कि अप्लाई कब तक होगा। तो देखिए इसका जो लास्ट डेट है वो है 23 अक्टूबर। अभी फॉर्म इसका शुरू हो गया है, लास्ट डेट है 23 अक्टूबर 2025। ठीक है, डेट को नोट कीजिए। अभी इसका डेट बहुत बचा हुआ है, फॉर्म आप भर सकते हैं, पूरा अभी फॉर्म आपको भरना है। एग्जाम की बात करेंगे तो इन्होंने नोटिफिकेशन में यह बताया है कि एग्जाम डेट हम आगे बताएंगे। एग्जाम डेट विल बी इन्फॉर्म्ड लेटर। इस पे लिखा है कि बाद में एग्जाम डेट के बारे में सूचना जारी होगा। एग्जाम डेट के बारे में बाद में ये बताएंगे। ठीक है, ऐसा लिखा हुआ है। तो एग्जाम डेट मेरे ख्याल से 6 महीने के अंदर आपका ये परीक्षा लगभग करवा सकते हैं। तो आप प्रिपरेशन करते रहिएगा। सेंटर कहां पड़ेगा? तो ऑल इंडिया आपका सेंटर रहेगा, हर राज्य में आपका सेंटर यहां पर बनेगा। तो ज्यादातर ये देखा गया है कि आपको नजदीक ही सेंटर मिलेगा, ज्यादा इस पे परेशान होने की जरूरत नहीं है। पूरे भारत में हर राज्य में आपका एग्जाम सेंटर बनेगा। समझ में आ गया? अब मैं आपको बताता हूं कि आखिर इस पे नौकरी लेने के लिए क्या क्या प्रक्रिया है, कैसे आपका इस पे सिलेक्शन होगा, इस चीज को भी समझना जरूरी है। तो देखिए दोस्तों, अब बात करते हैं सिलेक्शन के प्रोसेस के बारे में कि आखिर चयन का प्रक्रिया क्या है। खासकर इसके लिए जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट के लिए सबका सिलेक्शन प्रक्रिया अलग है। जैसे कि लैब अटेंडेंट का अलग प्रोसेस है, जैसे कि आप हॉस्टल वार्डन का अलग प्रोसेस है, लाइब्रेरियन का अलग प्रोसेस है, टीचर वालों का अलग प्रोसेस है। लेकिन इसका प्रोसेस ये है, किसका प्रोसेस? क्लर्क का प्रोसेस। देखो क्लर्क मतलब JSA, जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट, इसी को क्लर्क बोलते हैं। सबसे पहले आपका होगा टीयर 1, इसके बाद होगा टीयर 2, इसके बाद होगा टीयर 3, इसके बाद आपका डीवी होगा। अब बहुत सारे लोगों को टीयर नहीं पता है। टीयर मतलब होता है, जैसे कि होता है ना CBT 1, CBT 2, जैसे कि PT मेंस बोलता है ना, कोई बोलता है पहला परीक्षा, दूसरा परीक्षा,
प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा। उसी तरह से दोस्तों एसएससी के जैसा ये बोल रहा है कि इस पे टीयर 1 है मतलब पहला परीक्षा, फिर टीयर 2 है मतलब दूसरा परीक्षा, फिर टीयर 3 है मतलब तीसरा, फिर आपका लास्ट में डीवी मतलब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, फिर आपका ज्वाइनिंग हो जाएगा। तो यही प्रोसेस है। सबसे पहले मैं आपको टीयर 1 का सिलेबस दिखाता हूं कि आखिर जो पहला परीक्षा है उस पे क्या क्या पूछेगा, समझो ध्यान से। तो देखो इस पे दोस्तों इतना तरह का टॉपिक से क्वेश्चन आपका पूछा जाएगा। पहला तो रहेगा रीजनिंग, 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स। रीजनिंग मतलब मेंटल एबिलिटी टेस्ट, इस पे क्या है 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स हो गया। इसके बाद क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड जिसको बोलते हैं मैथमेटिक्स, गणित, इस पे 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स। इसके बाद अगला है जीए। जीए मतलब होता है जनरल अवेयरनेस। जीके को दोस्तों आजकल करंट अफेयर्स के हिसाब से देखा जा रहा है। आजकल जीके मतलब सिर्फ पुराना जीके पढ़ाने से नहीं होगा कि पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था। आजकल आपको करंट अफेयर्स को देख के चलना होगा कि अभी वर्तमान में क्या चीजें चल रही है। इसलिए जीके का नाम बदल के क्या हो गया है, जनरल अवेयरनेस, जीए हो गया। तो काफी बढ़िया। इस पे स्टैटिक जीके प्लस डायनेमिक जीके दोनों तरह का जीके पूछ लिया जाता है ना। तो इस जीके से आपका पूछेगा 20 क्वेश्चन 20 नंबर, नोट करते जाइएगा। इसके बाद बेसिक कंप्यूटर ऑपरेशन, ठीक है, मतलब नॉर्मल आपको कंप्यूटर चलाना आता है कि नहीं आता है, उससे संबंधित क्वेश्चन। अब जैसे पूछ देगा कि माउस क्या है, 4 ऑप्शन दे देगा। माउस इज अ पॉइंटिंग डिवाइस, इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, कुछ भी पूछ सकता है। जैसे कि हाउ मेनी कीज आर इन ऑन द कीबोर्ड, इस तरह पूछेगा, मतलब कीबोर्ड में कितने बटन होते हैं। इस तरह से नॉर्मल क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है। तो इससे 10 क्वेश्चन पूछेगा कंप्यूटर से रिलेटेड, क्योंकि आपको आगे जाके कंप्यूटर में ही काम करना होगा, इसलिए 10 क्वेश्चन कंप्यूटर का भी रखा है। इसके बाद दोस्तों एक पेपर अलग से रहेगा जिसपे हिंदी और इंग्लिश दोनों का क्वेश्चन रहेगा। 10 क्वेश्चन हिंदी रहेगा, 10 क्वेश्चन इंग्लिश रहेगा। तो ये हो गया 10 मार्क्स हिंदी, 10 मार्क्स हो गया इंग्लिश। तो टोटल कितना हो गया, रीजनिंग, मैथ, जीके, कंप्यूटर, हिंदी, इंग्लिश। समझ में आ गया? इतना तरह का आपका सवाल आएगा। इस पे साइंस नहीं है। समझ में आ गया? समय कितना मिलेगा, 2 घंटा। कितना टाइम है, 2 आवर्स का आपको टाइम दिया गया है। नेगेटिव मार्किंग 1/3 का है। 3 क्वेश्चन गलत करोगे तो 1 नंबर आपका माइनस हो जाएगा। नेगेटिव मार्किंग है, ध्यान से समझिएगा। तो ये इसका सिलेबस है जो कि क्वालिफाइंग है, इस पे केवल पास करना है। ये मेरिट में नहीं जुड़ेगा, मेरिट में नहीं जुड़ेगा। अभी मैं आपको बताऊंगा कि मेरिट आखिर कैसे बनेगा, कौन सा जुड़ेगा कौन सा नहीं जुड़ेगा। तो ये केवल पास करने के लिए है, ठीक है, लेकिन अच्छा नंबर लाना होगा तभी आप पास कर पाओगे। इससे मेरिट नहीं बनेगा। अब मैं आपको बताता हूं कि टीयर 2 में क्या होगा, तो ध्यान से समझो। टीयर 2 की बात करेंगे, टीयर 2 का सिलेबस। तो देखो इस पे ऑब्जेक्टिव भी क्वेश्चन रहेगा और सब्जेक्टिव भी क्वेश्चन रहेगा। ऑब्जेक्टिव रहेगा 40 क्वेश्चन। कितना क्वेश्चन, 40 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव। प्रत्येक क्वेश्चन 1-1 नंबर, तो 40 मार्क्स हो गया। दूसरा डिस्क्रिप्टिव, डिस्क्रिप्टिव से पूछेगा 15 क्वेश्चन। अब जैसे कि डिस्क्रिप्टिव समझते हो ना, पेन और पेपर में आपको लंबा चौड़ा आंसर लिखना पड़ेगा। जैसे कि उदाहरण के लिए तराइन का युद्ध कब हुआ था और किसके बीच हुआ था, इसको एक्सप्लेन करें। एक क्वेश्चन हो गया, इस पे 4 नंबर। इस तरह से एग्जांपल के तौर पर हम आपको बताते हैं। अब जैसे पूछ दिया कि उदाहरण के लिए मान लेते हैं जैसे कि भारतीय संविधान के बारे में कुछ लिखने दे दिया, तो लंबा चौड़ा लिखना पड़ेगा तो आपको। तो डिस्क्रिप्टिव से 15 क्वेश्चन पूछेगा, प्रत्येक क्वेश्चन 4-4 नंबर, तो 15 चौका कितना हो गया, 60 मार्क्स। 15 4 जा 60 मार्क्स आपका डिस्क्रिप्टिव से पूछा जाएगा। तो देख लीजिए, ऑब्जेक्टिव 40 क्वेश्चन 40 नंबर, डिस्क्रिप्टिव 15 क्वेश्चन 60 नंबर, है ना। टाइम कितना मिलेगा, 3 घंटा। दोनों को मिला करके टाइम कितना मिलेगा, 3 घंटा, 3 आवर्स। इसके बाद ये हो गया टीयर 2 का सिलेबस। क्लियर है? यही मेन है, टीयर 2 ही मेन है। अभी मैं आपको बताऊंगा कि फाइनल मेरिट कैसे बनेगा। टीयर 2 ही मेन है, इसी में जो छक्का मारेगा उसी का नौकरी यहां पर हो सकता है। तो टीयर 2 आपने समझ लिया। अब मैं आपको बताता हूं टीयर 3। टीयर 3 में क्या होगा, आपका टाइपिंग टेस्ट होगा। यहीं पे बहुत सारे विद्यार्थी डर जाते हैं कि सर मुझे टाइपिंग तो आता ही नहीं है। अरे भाई नहीं आता है तो सीख लो,
कितना टाइपिंग सीखने में लगेगा? 1 महीना 2 महीना, इससे ज्यादा नहीं लगेगा टाइपिंग सीखने में। टाइपिंग कोई बड़ा पहाड़ चीज नहीं है सीखने के लिए, यदि आप चाहो तो सीख सकते हो। मैंने खुद लगभग 40 से 50 दिन में टाइपिंग सीख लिया था, और इस पे आपको मौका दे रहा है हिंदी इंग्लिश, आप जो चाहो वो भर सकते हो। तो टाइपिंग कोई बड़ी पहाड़ चीज नहीं है। अभी टाइपिंग तो लास्ट में होगा, अभी आपको टाइपिंग सीखने के लिए 5 6 7 8 महीने तक का टाइम है। अभी यदि सीखना शुरू करोगे तो आराम से सीख लोगे। 2 महीने बाद आप खुद बोलोगे कि सर मुझे टाइपिंग सीखना आ गया। एकदम आजकल ऑनलाइन अवेलेबल है सब कुछ, यदि प्रैक्टिस चाह लेने से यार क्या नहीं होता है। तो टाइपिंग सीख सकते हो। मैंने तो हिंदी टाइपिंग सीख लिया था, कृति देव, वो भी तो आप भी कर सकते हो, आराम से कर सकते हो। तो देखो इस पे टाइपिंग होगा तीसरा स्टेज में। टाइपिंग टेस्ट से घबराना नहीं है। टाइपिंग टेस्ट आपका 50 मार्क्स का होगा। कितना मार्क्स का? 50 मार्क्स का टाइपिंग टेस्ट है, जिसमें से 20 नंबर लाना पड़ेगा क्वालिफाई करने के लिए। ठीक है, 20 से कम लाओगे फेल हो जाओगे। ठीक है, इस पे बात करेंगे। टाइपिंग टेस्ट ये भी आपका क्वालिफाइंग रहेगा, ये भी मेरिट में नहीं जोड़ेगा। तो आखिर मेरिट बनेगा कैसे? तो मेरिट बनेगा इससे, टीयर 2 का जो पैटर्न है इसी से आपको मेरिट बनेगा। ये भी क्वालिफाइंग है, टाइपिंग भी क्वालिफाइंग है। मेन मेरिट किससे बनेगा? मेन मेरिट बनेगा टीयर 2 से। आपका ये जो ऑब्जेक्टिव 40 क्वेश्चन पूछेगा और ये जो डिस्क्रिप्टिव 15 क्वेश्चन पूछेगा, इसी से आपका मेन मेरिट बनेगा। और इसके बारे में एक अलग से वीडियो बनाना पड़ेगा मुझे, क्योंकि इसका सिलेबस बहुत डिटेल में है। तो सिलेबस के बारे में मुझे डिटेल से एक और वीडियो बनाना पड़ेगा कि इसका सिलेबस क्या है टीयर 2 का, क्योंकि टीयर 2 ही मेन है ना। तो इसके बारे में हम अगला वीडियो में आपको बताएंगे। अभी समझो, तो ये हो गया, इसी से आपका फाइनल मेरिट बनेगा। अब मैं आपको बताता हूं कि इसका जॉब प्रोफाइल क्या है, आपको मेनली क्या क्या काम करना पड़ेगा। शुरू में तो मैंने आपको शॉर्ट में बता दिया कि ये काम होगा, लेकिन अब मैं आपको डिटेल में बताता हूं कि आखिर इस पे आपको काम क्या क्या मिल सकता है। समझो, तो देखिए दोस्तों, अब बात करते हैं जॉब प्रोफाइल के बारे में कि आखिर इसका ड्यूटी क्या रहता है, कैसा रहता है, किस तरह का रहता है। तो देखिए, सबसे पहले तो यह समझ लीजिए कि आपका ड्यूटी एक स्कूल में होगा। ठीक है, दूसरी बात 10 से 4-5 बजे तक ड्यूटी होगा, जो स्कूल का टाइमिंग होता है। तीसरी बात, पर्व त्योहार जितना भी हॉलीडे वगैरह है उस पर छुट्टी रहेगा। अब जैसे कि रक्षाबंधन है तो छुट्टी है, और भी तमाम प्रकार की चीजें हैं तो छुट्टी है ना। तो इस पे आपका छुट्टी वगैरह रहेगा। जितना भी तरह का आपको जैसे कि EL, CL, CPL ये जो छुट्टी मिलता है वो तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। ड्यूटी का घंटा भी आपका फिक्स होता है, और ओवरऑल सिविल विभाग की नौकरी है, आपका काफी बढ़िया इस पे काम रहता है। मेनली काम समझो, काम नंबर 1, इसका काम, पहला काम होता है ऑफिस रिकॉर्ड्स मेंटेन करना और फाइल को मैनेज करना। याद कीजिए आप अपने स्कूल को, आप तो क्लास में क्लास करते थे, आपको टीचर आते थे पढ़ाने के लिए, लेकिन टीचर पढ़ा करके कहां जाते थे? ऑफिस चले जाते थे, और वहां पर बहुत सारा फाइल रखा होता था। इस स्टूडेंट का फाइल ये है, इस टीचर का फाइल ये है, ये 9th क्लास वालों का फाइल है, ये 10th क्लास वालों का फाइल है, ये एडमिट कार्ड का फाइल है, ये एग्जाम फॉर्म का फाइल है, ये मतलब आइडेंटिफिकेशन कार्ड का फाइल है। तो तरह तरह का फाइल होता है। तो वो सारा फाइल को ऑफिस में जितना भी तरह का रिकॉर्ड रखा हुआ है वो कौन मैनेज करता है? वो क्लर्क ही मैनेज करता है, और वही काम आपको करना पड़ेगा। तो पहला काम हो गया रिकॉर्ड मैनेज करना, और ऑफिस का सारा फाइल का मैनेजमेंट आपके ऊपर रहेगा। समझ में आ गया? दूसरा पॉइंट, डेटा एंट्री करना। आपको कंप्यूटर पे डाटा एंट्री करना पड़ेगा। जैसे कि आपके एग्जाम में यदि हाफ ईयरली एग्जाम हुआ, आपको रिजल्ट बना के बोर्ड को भेजना पड़ेगा ऊपर, तो आप सारा स्टूडेंट का डेटा कंप्यूटर पे एंटर करोगे, सॉफ्टवेयर में डालोगे, फिर वहां पर बना करके अपने स्कूल का कोड वगैरह डाल करके भेज दोगे ऊपर। तो आपको एंटर करना पड़ेगा आपके स्कूल में कितने स्टूडेंट हैं, कितने टीचर्स हैं, इस सब के बारे में सॉफ्टवेयर में डेटा एंट्री आपको करना होगा कंप्यूटर पे। ठीक है, तभी ना बोल रहा है टाइपिंग आना चाहिए, और टाइपिंग सीख लो। मेरे हिसाब से आप टाइपिंग सीख लो, मेरे हिसाब से आपको टाइपिंग जरूर सीखना चाहिए, क्योंकि बढ़िया बढ़िया काम करने के लिए आज के टाइम में टाइपिंग सीखना पड़ेगा मेरे भाई। तो टाइपिंग आप जरूर सीखो। 2 ये हो गया, डेटा एंट्री करना होगा। तीसरा काम, डाक लेटर या नोटिस को मैनेज करना। अब जैसे कि देखो, जैसे कि आपको पता है कि जैसे कोई स्कूल यदि CBSE बोर्ड का है तो उस पे CBSE की तरफ से लेटर आता होगा कि इस दिन को स्कूल छुट्टी रहेगा, इस दिन को स्कूल खुलेगा, इस दिन ये फंक्शन होगा, इस दिन यहां पर जाना है, इस दिन टीचर्स का मीटिंग होगा, इस दिन स्टूडेंट का मीटिंग होगा, इस दिन एक मतलब हम जैसे कि अवेयरनेस चलाएंगे। तो तमाम प्रकार की चीजें होती है। तो ऊपर से जो लेटर आता है, लेटर को आपको देखना पड़ेगा, सभी टीचर्स को बताना होगा, और सारे टीचर्स फिर बताएंगे प्रेयर वगैरह में। इसके बाद आपको क्या करना होगा, सारा लेटर का जवाब देना होगा। जैसे कि आपके स्टूडेंट का परफॉर्मेंस कैसा है,
लेटर बना करके भेजिए, प्रिंसिपल साइन कर देंगे। बनाना तो आप ही को है, साइन तो प्रिंसिपल सर करेंगे, लेकिन उस लेटर को बनाएगा कौन? आप बनाओगे, है ना। इसके बाद आपका सारा नोटिस वगैरह मैनेजमेंट आपको देखना होगा। साथ ही साथ हेल्पिंग टीचर्स, जो भी स्टाफ होंगे स्कूल में, मेनली तो स्टाफ टीचर्स ही होते हैं और क्लर्क वगैरह होता है। स्कूल में दो तरह के स्टाफ होते हैं, एक होता है टीचिंग और दूसरा होता है नॉन टीचिंग। तो आप क्या हो? नॉन टीचिंग स्टाफ हो, लेकिन आपको सारा स्टाफ का डेटा मैनेज करना होगा। जितने भी टीचर्स हैं, बहुत सारे और भी 4th ग्रेड के कर्मचारी भी होते हैं, तो आपको सारे टीचर्स को हेल्प करना होगा। कैसे हेल्प करना होगा? प्रशासनिक हेल्प। मतलब एक स्कूल चल रहा है तो सिर्फ वहां पे पढ़ाई नहीं हो रही है, पढ़ाई के अलावा और भी चीजें तो हो रहा है, तो वहां पे पढ़ाने के अलावा और भी चीजें तो मैनेज करनी पड़ रही है ना ऑफिस में, क्योंकि स्टूडेंट आएंगे क्लास करके चले जाएंगे, लेकिन और भी बहुत सारी चीजें बैकग्राउंड में होती है, तो वो आपको करना पड़ेगा। टीचर्स और अन्य स्टाफ की आपको हेल्प करनी होगी, ठीक है। सारा चीज जैसे नोटिस बनाने में या फिर रिजल्ट बनाने में या फिर कोई चीज एब्सेंट प्रेजेंट ये सब रिकॉर्ड बनाने में आपको मदद करना होगा। इसका डेली एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क, जितना भी आपके प्रिंसिपल असाइन करेंगे आपको वर्क जो भी दिया जाएगा आपको प्रिंसिपल की तरफ से, वो आपको करना पड़ेगा। मतलब डेली प्रशासनिक काम आपको देखना होगा स्कूल का। इसके बाद बिल्स एंड अकाउंट्स, बिल्स भी आपको देखना पड़ेगा। अब जैसे में स्कूल में कोई मतलब कहीं कुछ टूट फूट गया है तो उसके लिए बिल बनाना, इतने स्टूडेंट का ये डेटा है उसके लिए बिल बनाना, मतलब अकाउंट भी आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। इसके साथ ही साथ अदर जो भी काम होता है वो आपको यहां पर करना पड़ेगा। समझ में आ गया? और मतलब ऑफिस में ही करना है, आपको इधर उधर भटकने की कोई जरूरत नहीं है। तो ये भर्ती है जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट के लिए, जो कि अभी निकल के आ गया है EMRS की तरफ से, ठीक है। एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल की नई भर्ती है। तो ये सारा कुछ आप समझ गए। अब दोस्तों मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि इस वैकेंसी में बहुत कम कंपटीशन रहेगा। इसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण है जिसके बारे में मैंने बोला था कि आपको वीडियो में आगे बताऊंगा। तो देखो ये सबसे बड़ा कारण क्या है पता है? इस पे बहुत कम विद्यार्थी फॉर्म को डालने वाले हैं। इसका सबसे बड़ा रीजन है इसका फी। इसका फी दोस्तों बहुत ज्यादा फी है। कितना फी है? यदि आप जनरल हो, यदि आप ओबीसी हो और यदि आप EWS हो तो आपको इस पे 1500 फी रखा गया है, जो कि बहुत ज्यादा फी है। इसके अलावा यदि आप SC हो, ST हो या फिर PH विद्यार्थी हो तो आपका इस पे 500 फी है। तो फी बहुत ज्यादा है। अब आप ही सोच के देखो कि इतना फी देख करके बहुत सारे विद्यार्थी फॉर्म नहीं भरेंगे, बहुत सारे विद्यार्थी फॉर्म को नहीं डालेंगे। तो इस बीच यदि आप बढ़िया से तैयारी करोगे तो आप एक सीट ले सकते हो, क्योंकि ये भी कंपटीशन घटने का एक बहुत बड़ा कारण बनेगा, क्योंकि इतना फी इन्होंने रखा है, बहुत सारे विद्यार्थी फॉर्म को नहीं भरेंगे, क्योंकि ऑब्वियसली भाई फी बहुत ज्यादा है, तो बहुत सारे लोग नहीं डालेंगे। इस बीच यदि आप डालोगे, तैयारी करोगे बढ़िया से, तो आपका इस पे नौकरी हो सकता है। तो आप सभी मुझे कमेंट में जरूर बताओ कि आप लोग इस वीडियो को कहां से देख रहे हो और क्या आप इस वैकेंसी को भरोगे। यदि भरोगे तो आपको इस वैकेंसी को लेकर के क्या डाउट है। मैंने यदि कुछ पॉइंट नहीं बताया कि सर इस पॉइंट के बारे में आप वीडियो बनाओ, तो आप कमेंट करना कि सर इस पॉइंट के बारे में आप वीडियो बनाओ, तो मैं उस पर वीडियो बना के आपको जानकारी दे दूंगा। लेकिन चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब करके रखना, क्योंकि आगे मैं और भी नए नए वीडियोस इसके बारे में लेकर के आता रहूंगा। उम्मीद करता हूं आपको मैंने सारी जानकारियां बढ़िया ढंग से A to Z बता दिया है। इसके अलावा कुछ यदि डाउट है, कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है, देन यू कैन आस्क इन कमेंट बॉक्स, ठीक है। कमेंट में आप पूछ लेना। चलिए मिलता अगली वीडियो में। जय हिंद।